अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात इंडियन नेवी की करेंगे, जो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी है। और इसी दिशा में इंडियन नेवी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। दरअसल स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर MH-60R हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग कराई गई है। आईएनएस विक्रांत पर इस तरह की ये पहली लैंडिंग है, जिसका वीडियो भी इंडियन नेवी के ओर से जारी किया गया है। और इसी के साथ भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर और फ्लीट सपोर्ट क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि अमेरिका से लिए गए ये हेलीकॉप्टर्स कई तरह के मशीन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसकी विक्रांत पर सफल लैंडिंग कब और कैसे संभव हो पाई है, उस पर यह विस्तार से रिपोर्ट देखिए। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के डेक पर पहले तेजस की सफल लैंडिंग, फिर रात में MiG-29K विमान की लैंडिंग और अब MH-60R हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। इसी साल फरवरी से लेकर मई तक महज 4 महीने के भीतर ही इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत के डेक पर इन तीनों की सफल लैंडिंग कराकर वो कर दिखाया, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ना लाजिमी है। खुद इंडियन नेवी ने वीडियो जारी कर MH-60R हेलीकॉप्टर की विक्रांत पर सफल लैंडिंग की जानकारी दी। आईएनएस विक्रांत के डेक पर रोमियो हेलीकॉप्टर की इस तरह की ये पहली लैंडिंग है। 31 सेकंड के इस वीडियो के साथ नौसेना ने एक मैसेज भी लिखा, जिसमें कहा गया कि इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के साथ ही नौसेना की एंटी सबमरीन वारफेयर और फ्लीट सपोर्ट क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत जब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ तो इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि इस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक लड़ाकू विमानों की इस पर लैंडिंग हुई। सबसे पहले LCA नेवी, जो देश में बना हुआ स्वदेशी लड़ाकू विमान है, उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ। उसके बाद MiG-29K लड़ाकू विमान, जो रूस का बना हुआ है और एक आधुनिक लड़ाकू विमान है, आईएनएस विक्रांत पर तैनात है, उसकी लैंडिंग टेक ऑफ और न सिर्फ दिन के वक्त बल्कि मिडनाइट लैंडिंग भी हुई, जो रात के वक्त ऑपरेशन, यानी कि अगर रात के वक्त ऑपरेशन करने हो तो उस दौरान कैसे लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रांत पर उतर सकता है। MH-60 रोमियो, जो एक घातक हेलीकॉप्टर है, उसकी भी आईएनएस विक्रांत पर लैंडिंग हुई है। तो इस तरह से न सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि घातक हेलीकॉप्टर भी आईएनएस विक्रांत पर लैंड कर चुके हैं। स्वदेश में बने आईएनएस विक्रांत युद्धपोत को पिछले साल सितंबर महीने में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, जिसके बाद इसकी ताकत बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसीलिए अब अमेरिका से लिए गए इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को विक्रांत के डेक पर उतारा गया है। सभी मौसम में चलने वाला ये हेलीकॉप्टर कई तरह के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इस रोमियो हेलीकॉप्टर पर ऐसे कई सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है और इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बो शाफ्ट इंजन लगे हैं। ये एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भी भर सकता है। रोमियो के नाम से मशहूर MH-60R हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, टारगेट सर्च और बचाव, गनफेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में बेहद कारगर है। और तो और ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अलावा दुश्मन के जहाजों को खदेड़ने में भी कारगर है। इसकी यही खूबियां इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन नेवी हेलीकॉप्टर बनाती है। इसीलिए विक्रांत पर इसकी लैंडिंग को इंडियन नेवी ने मील का पत्थर बताया है। जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स है, उसकी भी अभी ट्रायल लैंडिंग कर दी गई है। MH-60 रोमियो जो हेलीकॉप्टर है, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, फ्लीट सपोर्ट की कैपेबिलिटी है, सर्वेलेंस उस पर पूरा बहुत बढ़िया कर लेता है वो, और साथ ही साथ सर्च एंड रेस्क्यू में भी वो बहुत मदद करता है। और इन सब इंटीग्रेशन से जो हम लोग की एक रीच बढ़ जाएगी इंडो पैसिफिक रीजन में, उससे हमारे भारतीय नौसेना की एक सशक्तिकरण जो हो रही है, वो बहुत भारत देश के सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। बीते कुछ सालों में हिंद महासागर में चालाक चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं, जिनका जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, जिसकी गवाही ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। विक्रांत पर MH-60R हेलीकॉप्टर के सफल लैंडिंग के बाद
अब ये सुनिश्चित हो गया है कि किसी भी हालात में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भारतीय नौसेना के पास भी माकूल हथियार मौजूद है। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। देश की समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए आईएनएस विक्रांत की ताकत में ये इजाफा कितनी अहमियत रखता है, इस बारे में तफसील से बताया रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ ने। 2 दिन पहले ही नेवी के R-60 एंटी सबमरीन ऑल पर्पस अटैक हेलीकॉप्टर ने भी आईएनएस विक्रांत से टेक ऑफ और लैंडिंग की। यानी अब आईएनएस विक्रांत फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो चुका है। बहुत जल्दी ही हम शायद फ्रांस से रफाएल नेवल वर्जन खरीदने वाले हैं। जब वह भारत में आ जाएगा तो फ्रेंच नेवल रफाएल भी आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट करेगा। इससे हमारी नेवी का दबदबा हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छी और सच्ची खबरों में अब सेना से जुड़ी एक और खबर हम आपको बताते हैं। यह खबर है सेना के तीनों अंगों के बीच एक्सरसाइज के जरिए तालमेल को और बेहतर बनाने की। देश में थिएटर कमांड्स बनाने की कवायद तेजी से चल रही है, लेकिन इससे पहले ही सेनाओं के बीच तालमेल को दुरुस्त करने के लिए तीनों अंगों की ज्वाइंट एक्सरसाइज होने वाली है। यह युद्धाभ्यास अगले साल वायुसेना की ओर से आयोजित किया जाएगा, जिसमें थल सेना और नौसेना भी हिस्सा लेंगे। और इस तरह जब नौसेना की एक्सरसाइज होगी तो उसमें वायुसेना और थल सेना हिस्सा लेगी, और जब थल सेना का अभ्यास होगा तो फिर उसमें एयरफोर्स और नेवी दोनों ही साझेदारी निभाएंगे। यानी अब सेना के तीनों अंग एक साथ मिलकर कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे। खबर है कि इस संबंध में अधिकारियों की ओर से सेना के तीनों अंगों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस फैसले के बाद एक बड़ा अभ्यास वायुसेना की ओर से आयोजित किया जाएगा। अगले साल होने वाले इस वायु शक्ति अभ्यास को लेकर वायुसेना की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अभी तक वायु शक्ति अभ्यास में केवल वायुसेना के जवान ही शामिल होते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद इसमें थल सेना और नौसेना भी शामिल होगी, ताकि थिएटर कमांड के गठन से पहले सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को और बेहतर किया जा सके। तीनों सेनाओं में थिएटर कमांड बनाने से पहले तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल और समन्वय को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं के जो अलग अलग युद्धाभ्यास होते हैं उन्हें एक साथ करने की तैयारी की जा रही है, और इसी दिशा में सीडीएस जनरल अनिल चौहान लगातार काम कर रहे हैं। और अब अगले साल की शुरुआत में जब भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति होगा तो उसमें भारतीय सेना और नौसेना भी शामिल होंगे, उनके भी एलिमेंट रहेंगे। इसी तरह से भारतीय सेना और नौसेना के जो युद्धाभ्यास होंगे उसमें भी सेना और वायुसेना के एलिमेंट शामिल रहेंगे। इस तरह से थिएटर कमांड की तरफ पूरी तरह से बढ़ने से पहले तीनों सेनाओं के बीच में युद्ध के मैदान में बेहतर तालमेल और समन्वय कायम किया जा रहा है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने देश में थिएटर कमांड बनाने की दिशा में पहल की थी, लेकिन उनके निधन के बाद अब सीडीएस जनरल अनिल चौहान इस काम को करने में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। थिएटर कमांड्स का सबसे सही उपयोग जंग के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की होती है। युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद अहम होंगे। यही कारण है कि सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की कोशिश देश में तेजी से चल रही है। लेकिन इससे पहले सेना के तीनों अंग एक साथ युद्धाभ्यास के जरिए अपने रण कौशल को परखेंगे और समन्वय को बेहतर बनाएंगे। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जल्द ही मुंबई में एक अहम बैठक भी होने जा रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम आने वाले दिनों में पश्चिमी मोर्चे पर यानी कि मुंबई में नौसेना, सेना और वायुसेना के बड़े अधिकारियों की भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। यानी हर मोर्चे पर कमांड से लेकर नीचे स्तर तक हर स्तर पर तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल कायम किया जा रहा है। और इससे आने वाले दिनों में जब भारतीय सेनाएं थिएटर कमांड की तरफ पूरी तरफ से आगे बढ़ेंगी, उससे पहले सेनाओं के बीच में एक बेहतर समन्वय कायम हो सकेगा।
देश में अभी तीनों सेनाओं के अलग अलग 17 कमांड्स हैं। सूत्रों की माने तो इन सिंगल कमांड्स को मिलाकर कम से कम 4 या 6 थिएटर कमांड्स बनाए जा सकते हैं। वैसे अभी देश में सिर्फ एक थिएटर कमांड है। इसकी स्थापना साल 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी। देश में और थिएटर कमांड बनने के बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बना हुआ है और ये किसी भी हालात में एक साथ काम करने को तैयार है। खास बात ये है कि इस तरह की कमांड बनाने से खर्च कम होता है और बचत होती है। साथ ही साथ संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी होता है। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। यानी कुल मिलाकर तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, यानी कि कभी भी किसी भी आपात स्थिति में अगर कहीं जरूरत पड़े तीनों सेनाओं के तालमेल की, इस तरह के अभ्यास उसमें काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक शानदार खबर आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण हुआ है। परीक्षण लॉन्च में हर मानदंड में खरी उतरी है अग्नि 1। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ये किया गया और रक्षा क्षेत्र में देश की शक्ति को और ज्यादा मजबूत करेगी अग्नि 1। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण हुआ है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण हुआ है सफल परीक्षण, और अगर देखा जाए तो बेहद सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम रही है अग्नि 1। ओडिशा के कलाम द्वीप से किया गया यह परीक्षण जो पूरी तरह से सफल रहा। लॉन्च में हर मानदंड पर खरी उतरी है अग्नि 1। रक्षा के क्षेत्र में देश की शक्ति को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी अग्नि 1। इस सफल परीक्षण के बाद भारत की ताकत में कह सकते हैं कि एक और इजाफा है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ये परीक्षण हुआ है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण हुआ है। तो रक्षा क्षेत्र में कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता और लॉन्चिंग है। हर मानदंड में खरी उतरी है अग्नि 1। देश की ताकत में अब और ज्यादा इजाफा। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण। डीआरडीओ की तरफ से विकसित की गई है अग्नि 1 इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। सिंगल स्टेज मिसाइल जिसको तैयार किया गया है स्वदेशी तकनीक से पूरी तरह से विकसित, सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। ये मारक क्षमता 700 किलोमीटर है और मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में किया गया है। कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार ने बीते कुछ सालों में कई जरूरी कदम उठाए हैं और इसी के साथ थिएटर कमांड्स को बनाने पर भी लगातार काम किया जा रहा है। इन थिएटर कमांड्स पर इतना जोर आखिर क्यों दिया जा रहा है, ये भी यहां पर जानना बेहद जरूरी है। रक्षा विशेषज्ञ मनोज कुमार ने इस बारे में बताया। अभी इंडियन डिफेंस फोर्सेज में 17 कमांड्स हैं, जिसमें 7 इंडियन आर्मी के, 7 इंडियन एयरफोर्स के और 3 इंडियन नेवी के कमांड्स हैं। अभी ऐसा इरादा है कि सीडीएस के अंतर्गत में जो चलने वाली कार्रवाई है उसके अंतर्गत इन 17 कमांड्स को 4 या 5 कमांड्स में, थिएटर कमांड्स में शामिल किया जाएगा। इन थिएटर कमांड्स में 3 लैंड कमांड्स होंगी, जिसमें नदर्न लैंड थिएटर कमांड, एक ईस्टर्न थिएटर कमांड और एक वेस्टर्न लैंड थिएटर कमांड होगी, एक मैरीटाइम थिएटर कमांड और एक एयर डिफेंस कमांड जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत होगी। ऐसी योजना बन रही है। इसमें नदर्न लैंड एयर कमांड जो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हमारे सेंट्रल सेक्टर को केटर करेगी, उसमें वेस्टर्न लैंड कमांड हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बॉर्डर है उसको केटर करेगी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
देखिए, जब हम एक बार थिएटराइजेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो इससे हमारा मिलिट्री रिस्पांस शार्पन होगा और हमारे रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर काफी हद तक बचेगा। मिसाल के तौर पे जो हमारे चाइनीज बॉर्डर है उसमें हमारे इंडियन आर्मी के 8 कमांड्स सम्मिलित हैं, जबकि चाइना का केवल चाइनीज वेस्टर्न थिएटर कमांड उसमें पूरे बॉर्डर को हमारे इंडिया के साथ देखता है। इससे जो उनका जो कमांडर है, एक ही कमांडर, ये पूरे ऑपरेशंस को यूनिफाइड तरीके से एक शक्ति प्रदान करता है। उनका रिस्पांस एक यूनिफाइड रिस्पांस होता है, जबकि हमारा रिस्पांस आप सोचिए 8 कमांड्स में बटा हुआ है। इसकी जरूरत के बाद, जबकि ये कारगिल में इसकी जरूरत ज्यादा महसूस की गई, उसके बाद से ही सीडीएस का गठन किया गया और इसमें जनरल विपिन रावत ने काफी मेहनत की और अभी जनरल अनिल चौहान इस कार्य में पूरी तरह लगे हैं। और अब बात भव्य दिव्य अलौकिक और अद्भुत बाबा केदारनाथ के दरबार की। केदारनाथ धाम के कपाट को खुले 38 दिन हो चुके हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार कहीं ज्यादा आस्था और भक्ति से भरपूर शिव भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ रहा है। 25 अप्रैल से ही बाबा केदार के हर भक्त की यही कोशिश है कि किसी तरह केदारनाथ में विराजमान अपने आराध्य के दर्शन किए जा सके। नाथों के नाथ भगवान शिव से जुड़ी आस्था और विश्वास की डोर का ही ये नतीजा है कि अब तक 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महादेव के दर्शन कर चुके हैं, महादेव के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनके दर पर मत्था टेक रहे हैं, यानी कि अपने आराध्य की एक झलक पा लेने को आतुर हैं भक्त। केदारनाथ में पहुंचे बाबा के भक्तों का जोश 7वें आसमान पर है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। आस्था और विश्वास की डोर लगातार देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी एक बड़ा फैसला किया है। उसने केदारनाथ में दर्शन का समय बढ़ा दिया है। बाबा भोलेनाथ के भक्त अब 24 घंटे में 22 घंटे मंदिर में जाकर दर्शन कर पाएंगे। पहले यात्री सुबह से लेकर रात 9 बजे तक ही बाबा केदार के दर्शन किया करते थे। इसी तरह की अनुमति थी, लेकिन नई व्यवस्था जो है उसके मुताबिक अब रात में भी दर्शन कराए जा सकेंगे और शिव भक्तों को रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक दर्शन करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है जताई जा रही कि दर्शन करने का समय बढ़ने से केदारधाम पहुंचने वाले हर शिव भक्त को बाबा केदार के दर्शन हो पाएंगे। हालांकि धाम में भक्तों का तांता लगा देख उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी फिलहाल 3 जून तक नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है और उम्मीद यही की जा रही है कि 2 दिन बाद नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी फिलहाल बंद रहेगी और इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर आम लोग लगातार पहुंच रहे हैं, वहां पर जाम न लगे इसके लिए भी लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा है। लेकिन जाम लगने के कारण तीर्थयात्री लगातार रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ी इलाके में पिछले कुछ दिनों से रह रहकर हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। खराब मौसम के बावजूद बाबा के भक्तों की आस्था डिगी नहीं है। बाबा केदार की महिमा को देखने के लिए केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त और टोकन सिस्टम के बावजूद दर्शन के लिए रह रहकर लंबी कतारें लग जा रही हैं। तो ऐसे में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए लोग महीनों इंतजार में रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां जाना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। केदारनाथ मंदिर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच का समय सही माना जाता है क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुखद रहता है। वैसे आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती है, हालांकि इस बार वहां पर मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ है। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में रह रहकर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से बाबा केदार के दर्शन करना किसी तपस्या से कम साबित नहीं हो रहा है। बाबा लगातार भक्तों की परीक्षा भी ले रहे हैं और उस पर भी केदारनाथ मंदिर परिसर में हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहा है। मंदिर समिति का यह फैसला श्रद्धालुओं की खुशी को दोगुना करने वाला है क्योंकि अब भक्तों को बाबा केदार के दर्शन के लिए लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना होगा। देखिए, इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष मौसम लगातार प्रतिकूल बना हुआ है।
भारी वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं तो उनके सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, उनकी यात्रा सुखद हो। इस दृष्टि से कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही पिछले साल की तुलना में इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों के दर्शन पर पहुंचने की संभावना जताई थी और उसी संभावना के मुताबिक ही इस बार चारों धामों में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और जब बाबा केदार के दरबार की बात हो तो धाम की क्षमता से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने भी अब नई व्यवस्था बनाई है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मशक्कत का सामना पुलिस को भी करना पड़ रहा है। हालांकि इस साल चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार और मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए केदार धाम यात्रा को और आरामदायक बनाने की कोशिश है और इसी प्रयास के तहत वक्त पर कई जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। पिछले एक महीने में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को इसका फायदा भी मिल रहा है। दर्शन का लाइन बहुत ऑर्गेनाइज था, टाइम भी बहुत मेंटेन था और कैसा लगा आपको दर्शन करके? और भी अंदर में भी बहुत अच्छा लगा। आप सूरत से आए, हमने केदारनाथ के दर्शन बहुत यानी शिव भक्तों की श्रद्धा और आस्था पर बारिश बर्फबारी भारी नहीं पड़ी है और भक्त इस परीक्षा में कामयाब हुए हैं। केदारनाथ में अच्छी व्यवस्थाओं की वजह से मौसम का मिजाज भी श्रद्धालुओं की यात्रा पर कोई असर नहीं डाल पाया। बारिश और बर्फबारी के बीच भी बाबा केदार के भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मौसम से जुड़ी तमाम कठिनाइयों के बावजूद शिव भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके कि मौसम शिव भक्तों की परीक्षा ले रहा है, इसके बावजूद श्रद्धालुओं का जोश और जज्बा लगातार देखने को मिल रहा है। केदार घाटी बम बोल के जयकारों से गूंज रही है। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर दिन नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। यात्रा को एक महीने अभी हुआ है और अभी 5 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। और केदारनाथ यात्रा को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार से केदार धाम में दर्शन के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था लागू की गई है, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों यानी कि शिव भक्तों को अब घंटों लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और वो अपनी बारी आने पर ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो एक तरफ केदारनाथ धाम में शिव भक्तों की अपार भीड़ पहुंच रही है, दूसरी तरफ बाबा केदार धाम के आसपास और यात्रा मार्ग को साफ रखने भी एक बड़ी चुनौती। हालांकि रुद्रप्रयाग प्रशासन ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया है और यही वजह है कि वक्त वक्त पर केदारनाथ धाम के आसपास के इलाके के साथ ही यात्रा मार्ग पर भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और यही कारण है कि केदारनाथ धाम पैदल मार्ग और आसपास के बघेल साफ नजर आ रहे हैं। यात्री पैदल मार्ग और पर मौजूद शौचालयों की सफाई से खुश हैं। सफाई अभियान का पूरा मकसद धाम की स्वच्छता को बनाए रखना है ताकि पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे। केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। गौरीकुंड से केदार घाटी का पैदल रास्ता दुश्वारी भरा होने के बावजूद भक्तों की आवाजाही से गुलजार है। इन सब के बीच प्रशासन इस बार स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर साफ सफाई पर पूरा ध्यान दे रहा है। इन रास्तों को प्लास्टिक के कचरों से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों पर QR कोड सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत बोतल खरीदते समय श्रद्धालुओं को कीमत से 10 रुपए ज्यादा देने होते हैं और जब वो बोतल लौटाते हैं तो उन्हें 10 रुपए वापस मिल जाते हैं। इसकी वजह से कोई भी श्रद्धालु खाली होने के बाद भी रास्ते में बोतल को फेंकता नहीं है। इतना ही नहीं, रास्ते में बने शौचालयों की साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल 2022 की अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने पैदल रास्तों पर फैले प्लास्टिक के कचरों को लेकर चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से धाम में स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की थी। यही वजह है कि प्रशासन इस बार साफ सफाई को लेकर बेहद संजीदा है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। दरअसल केदारनाथ में इस बार जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उसे देखते हुए धाम का प्रबंधन आसान नहीं है, लेकिन मंदिर समिति और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त रखने में दिन रात जुटा हुआ है। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा भोले के दर्शन के लिए केदार घाटी आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की तादाद कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे, रुद्रप्रयाग।
भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। यहां भगवान शिव की पूजा विग्रह रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। बताया जाता है कि मंदिर के कपाट बंद करते समय एक दीप प्रज्वलित किया जाता है और फिर 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब भी ये दीप यूं ही जलता मिलता है। मान्यता है कि इन 6 महीनों में देवतागण केदारनाथ में शिव जी की पूजा करते हैं और इस दीपक को जलाए रखते हैं। कपाट खुलने के बाद इस प्रज्वलित दीप के दर्शन करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध में अपने परिजनों का अंत करने के कारण भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बस गए। पांडव उनका पीछा करते करते केदार धाम पहुंचे। जब भगवान शिव ने पांडवों को देखा तो बैल बन गए और दूसरे जानवरों के पीछे छिप गए। पांडवों को शक हुआ तो भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर लिया और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए और दूसरे सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव जाने को तैयार नहीं हुए और भीम को समझ में आ गया कि बैल के रूप में भगवान शिव साक्षात हैं और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर खुश हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उनको सभी पापों से मुक्त कर दिया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। आस्था का सैलाब तो अपने देख लिया। उत्तराखंड के चमोली का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर कुदरत के सौंदर्य का दीदार भी हो रहा है। चमोली में आज से दुनिया भर में मशहूर फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स खोल दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसी फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के दायरे में बनी और दुनिया भर में अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए मशहूर वैली ऑफ फ्लावर को 1 जून से खोल दिया गया। वैसे तो यहाँ जून से अक्टूबर के दरमियान 500 से ऊपर प्रजाति के फूल खिलते हैं, मगर इन दिनों 4 से 5 फूलों की प्रजाति पूरे इलाके को महका रही है, जिनको निहारने के लिए कुछ सैलानी पहुँच भी रहे हैं। इस बार हमने नए जो इंफॉर्मेशन बोर्ड हैं वहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें फूलों के संबंध में किस माह खुलते हैं और किस माह खिलते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके विषय में जानकारी दी जा रही है। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर जो हमारा रास्ता है उस पर हम इस बार डेंजर पॉइंट पर अपने स्टाफ को तैनात कर रहे हैं, जो कि या पर्यटकों को आवागमन में सुविधा प्रदान करेंगे और किसी भी खतरे की स्थिति में सूचित कर पाएंगे। दरअसल जून महीने की 15 तारीख को वन विभाग एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगी, जिससे वैली ऑफ फ्लावर के फूलों की तमाम प्रजातियों से जुड़ी जानकारी सैलानियों को मिल पाए। इसके अलावा भी कई और तैयारियां हो रही हैं। जैसे जैसे मौसम के चेतावनी आती है उस विषय में हम हर साल यह है कि कभी कभार 1-2 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान भी है हमारे पास, तो हम उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि कोई भी अनहोनी घटना होने से बचे रहें। दरअसल इस बार मौसम की मार का असर फूलों की घाटी पर भी दिखाई दे रहा है। फूलों का जो 15 दिन खिलने का समय होता है, वो इस बार दरअसल 15 दिन पीछे चला गया है। और क्योंकि अभी भी फूलों की घाटी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोकल प्रशासन की गाइडलाइंस या अलर्ट को जानकर ही सैलानी फूलों की घाटी की सैर करें। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।